नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का अमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सक्ती जिले के नगर पंचायत जयजयपुर के तत्कालीन सीएमओ विष्णु प्रसाद गहवार और लेखपाल श्याम सुंदर साहू पर 50 लाख रुपए गबन करने के मामले में कार्रवाई के लिए कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने नगरीय प्रशासन को पत्र लिखा है। जयजयपुर नगर पंचायत के तत्कालीन सीएमओ और लेखापाल के खिलाफ शिकायत होने पर जांच टीम गठित की गई थी। जांच में लगभग 50 लाख रुपए गबन की पुष्टि हुई है। जांच टीम द्वारा जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने पर तत्कालीन सीएमओ, जो कि वर्तमान में कसडोल नगर पंचायत में पदस्थ हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगरीय प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जयजयपुर में नगर पंचायत सीएमओ जो पूर्व थे, उनके बारे में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के जांच के लिए हम लोगों ने एक जांच दल गठित किया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और टीओ दोनों थे। उन लोगों ने जांच किया और उसमें इन लोगों ने वित्तीय अनियमितता पाई है। वो जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है। उस पर जो है हम कार्रवाई करने के लिए जो है नगरीय प्रशासन विभाग को लिखेंगे। कारण क्या है, वो जो सीएमओ था उसका स्थानांतरण हो गया है। कितने की अनियमितता पाई गई सर? क्या जांच अभी और जारी है? देखिए, उसमें जो आई है तथ्य, उसमें दो तरह की चीजें हैं। वर्तमान में जो अनियमितता है वो लगभग 50 लाख के आसपास की पाई गई है। उसके अलावा जो जांच दल है, उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स मिसिंग हैं, तो उसके लिए एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। लेकिन प्रारंभिक जांच में जो हमें पाई गई है, उस तथ्य के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम नगरीय प्रशासन विभाग को लिख देंगे। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर पर रोपवे बीते रविवार से फिर से हवा में चलने लगा है। दरअसल श्रद्धालु ऊपर नीचे आ भी रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी हवा में लटके हुए हैं। अगर फिर ट्रॉली डिरेल हुई तो इस बार किसकी जिम्मेदारी होगी? 24 अप्रैल को जब बीजेपी नेताओं से भरी हुई ट्रॉली हादसे में पलटी थी, तब हर तरफ जांच और जवाबदेही के वादे किए गए थे। कलेक्टर, एसपी से लेकर मंदिर ट्रस्ट तक के ये दावा किया कि रोपवे तब तक बंद रहेगा जब तक पूरी जांच और सुधार नहीं हो जाते हैं। लेकिन 1.5 महीने में जो सुधार हुए हैं वे कागजों में तो नजर आते हैं, जमीन पर हालात अब भी उतने ही डरावने हैं। इस बार जहां ट्रॉली गिरी थी, वहां से 2 मीटर पहले एक अस्थायी चबूतरा जो है वो बना दिया गया था। ट्रॉली को मैनुअल ब्रेक लगाकर उसी चबूतरे पर रोका जाता है। श्रद्धालुओं को वहां पर उतार दिया जाता है और उसके बाद खाली ट्रॉली को हाथ से खींचकर उस पॉइंट तक ले जाया जाता है, जहां से वापसी के लिए चढ़ाई शुरू होती है। और बड़े बड़े तकनीकी सुधारों के दावे के बीच में श्रद्धालुओं की सुरक्षा फिलहाल इसी मैनुअल जुगाड़ पर टिकी हुई है। विशेष सावधानी क्या बरती जाती है? रोपवे के संबंध में पिछले लगभग 2 माह में 2 जगह पे रोपवे डिरेल हो गया था। इसमें मुख्य रूप से मिड कोर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल जहां पे वो आके रुकता है, रोपवे वही आके डिरेलमेंट की घटनाएं हुई थी। तो उन सभी घटनाओं में करेक्शन के काम कर लिए हैं और कुछ अभी काम जारी है। तो एनआईटी के टीम के परीक्षण के बाद अभी रोपवे को संचालन की अनुमति एनआईटी ने दी है। और क्योंकि अभी भाविकों की भी बहुत ज्यादा मांग थी, तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रोपवे के संचालन अभी प्रारंभ हो चुका है। इसमें मैन पावर, जो ट्रेन मैन पावर था, उसको भी एक्स्ट्रा बुला लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसके अलावा जो कंपनी इसको चलाती है, अभी संचालन का काम जिनके पास है, उन कंपनियों से भी लगातार चर्चा जारी है कि हम लोग इस रोपवे को आने वाले समय में और कैसे सेफ बना सकें। एवं संरक्षण के लिए जिले में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के सभागार में आयोजित किया गया है और साथ ही आज कार्यशाला के समापन अवसर में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल शामिल हुए हैं। साथ ही कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल समेत संभाग के सभी जिलों के सीईओ जिला पंचायत ने भी हिस्सा लिया है। साथ ही कार्यशाला में जल का बचाव कर भविष्य के लिए जल संरक्षण के उपायों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है और केंद्रीय भूमि
जल बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में भू जल संरक्षण के विषय में रीजनल डायरेक्टर CGW और VNCCR रायपुर से आए डॉक्टर प्रवीर के नायक द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा गोविंद राम ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ से 2 लोगों का UPSC में सिलेक्शन हुआ। छात्रों को मोटिवेशन देने के लिए जिला प्रशासन ने 1 दिन के सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें UPSC में टॉप करने वाले और छत्तीसगढ़ में जिन 2 का सिलेक्शन हुआ है, इसको लेकर 1 दिन की मोटिवेशनल स्पीच का आयोजन किया गया है। साथ ही UPSC क्लियर पर अचीव कर चुके लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मोटिवेशनल स्पीच में अपने अनुभव और उसके पीछे की मेहनत को युवाओं के बीच साझा किया है। परीक्षा की तैयारी करने के टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि 14 से 15 घंटों की पढ़ाई नहीं करनी है, बस आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसको मन लगाकर पढ़ें, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर रहकर भी UPSC की परीक्षा देकर पास हो सकते हैं और बस आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से पढ़कर भी UPSC की परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है इस फील्ड में आगे बढ़ो, ना कि दूसरे के कहने पर कोई दूसरी परीक्षा दो। जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। इसमें 5 हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आज यहाँ आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के भी इसमें कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपेक्षा यही है कि जिले से अधिक यूथ मोटिवेट हो और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो। सर, इसके अलावा भी और भी साल वर्ष भर में ऐसे आयोजित करने की इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि क्योंकि इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो हर ग्रुप के लिए, जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट के लिए गाइडेंस, और इसके अलावा कोई विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे भी एक कार्यशाला चलेगी, जिसमें हम लोग बाहर से वक्ताओं को बुलाएंगे और वो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज काफी अच्छा रिस्पांस रहा। लगभग 2 से 2,500 हजार बच्चे यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें जुड़े हैं। किन बातों को फोकस किया जाएगा? इसमें मुख्य रूप से ये जनरली UPSC में ये जनरली परसेप्शन होता है कि अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो दिल्ली ही जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर आपके पास स्रोत है तो आप जाइए, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप अपने घर पे भी पढ़ाई करके इसका अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से परीक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देनी है, मोबाइल का यूज कैसे करना है, अपने मेंटल हेल्थ को पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे भी बात हुई। कैसे किस तरीके से युवाओं को प्रेरणा देगी छत्तीसगढ़ के युवाओं को? नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सर ने जो ऑर्गेनाइज कराया ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा था, ताकि जितने भी हमारी जो जर्नी है हम सब बच्चों के साथ शेयर कर सके, उन्हें भी समझ आए कि कैसे पढ़ना है और वो मोटिवेट हो। आपने पहले भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी आप जो चाहते थे वो इसे हासिल किया ही कैसे? बस सबका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके कारण मेरी हिम्मत बनी रही और मैं यहाँ तक मेरा संघर्ष शिक्षा वैश्वीकरण होते जा रहा है, इसको सरलीकरण करने के लिए किस तरह सोचते, क्या करना चाहिए? नो कमेंट्स। अपना नाम? मैं पूर्वा अग्रवाल। और आपको कोई फर्क नहीं हो, तो बस फर्क इतना ही है, आज वो लोग इस साइड बैठे हैं, आप लोग इस साइड बैठे। मैं बताना चाहूंगा कि 2006 आज से मान लीजिए 20 साल पहले, और ये आयोजन में क्यों करा था उसका भी उद्देश्य में बताना चाहूंगा।
मैं ये मेरा कलेक्टर के रूप में ये मेरा चौथा जिला है। इसके पहले मैं और 3 जिलों में कलेक्टर रह चुका हूँ और हर जिले में मैंने ये कार्यक्रम कराया है। क्योंकि 2006 में मैं जब MBBS की पढ़ाई कर रहा था तो ऐसे ही पेपर में आया कि कोई यूपीएससी की परीक्षा पास किया है और उसका एक लेक्चर है। तो मुझे उस समय तो यूपीएससी पता नहीं है, जिनका पुण्यतिथि भी है। और मेरा ये मानना है कि हर युवा जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने किसी न किसी स्वरूप में उनके कोर्स होंगे, उनकी लेखनी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं ये मानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे होंगे। तो उनके लिए एक आइडियल जिसको सबको फॉलो करना चाहिए ऐसे स्वामी विवेकानंद है। तो आज इतना अच्छा अवसर हमें मिला है और आज हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में और 5 ऐसे शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने इस वर्ष की यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य के बाहर के हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। उद्देश्य ये था कि एक फ्लेवर मिलना चाहिए कि अनुभव जब लोग बताते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव है, क्योंकि हम लोग सब लोग ही भारतवर्ष में रहते हैं। तो ऐसे 5 युवा साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज सब लोग थोड़ा सूट-बूट पहन के स्टाइल में बैठे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब और मेरी सारी स्कूली शिक्षा राजन से ही हुई है, अलग अलग स्कूलों से, क्योंकि तब वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने राजन के पास कॉलेज है BIT रायपुर, उसमें सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया 2017 में। और राजन गाँव से भी काफी छोटी जगह है राजन। तो जब भी मैं वहाँ लोगों को बताता था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे को यूपीएससी करना है तो सबका बस एक ही सजेशन होता था कि दिल्ली चले जाना, और तो हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में ज्यादा। तो आप काफी रिलेट कर पाएंगे मेरे से कि छोटी जगह, छोटे स्कूल और छोटे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर आपका बड़ा सपना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ साक्षात कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली रही बात मेरी यूपीएससी की जर्नी की, तो जैसा कि सर ने बताया कि 6 अटेम्प्ट 4 इंटरव्यू के बाद लास्ट अटेम्प्ट में फाइनली मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया की 73 रैंक। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहूंगा कि जब मैं 2017 में दिल्ली गया और पूरे साल तैयार करके पहला प्रीलिम्स दिया तो एग्जाम 0.33 के मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। और मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था क्योंकि मैं काफी 8-10 घंटे पढ़कर एक एग्जाम दिया और नहीं हुआ। फिर 2019 और 20 के अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस में मेरे अच्छे स्कोर थे, पर इंटरव्यू में काफी लो स्कोर की वजह से नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। तो मेरे मन में ये आया कि शायद छोटी जगह या छोटे कॉलेज के होने के कारण मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है कि जो इंटरव्यू के बोर्ड को पसंद आया। मैं घर में बात किया कि शायद मैं इस एग्जाम के लिए सही नहीं हूँ और कोई और करियर ऑप्शन देखना चाहिए। 2 इंटरव्यू में फिर नहीं होने के बाद भी तो फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया, जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था, और उसमें UGC नेट JRF की परीक्षा पास की ताकि अगर यूपीएससी छोड़ना हो या। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद में दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादक किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले ये योजना केवल धान किसानों को कवर करती थी। इस योजना के तहत किसानों को कृषि इनपुट के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुसार कैबिनेट ने भी किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार का एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब इस योजना का लाभ धान की खेती करने वालों के साथ साथ दाल, तिलहन, मक्का उगाने वालों को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल उगाने वाले किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का फैसला किया है। उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ
पंजीकृत धान फसल के साथ के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजनांदगांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सतनाम भवन में आयोजित बैठक में शामिल हुए और 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आएंगे, जिसको सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हर जिले में बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई है, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले से करीब 3000 कार्यकर्ता जाना चाहिए ताकि ये कार्यक्रम सफल हो सके। और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से घटनाएं और दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग खैरागढ़ और डोंगर, खैरागढ़ और राजनांदगांव 2 जिलों में बैठकें हुई और अभी जस्ट राजनांदगांव शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटियों का बैठक हुई और काफी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, दोनों हमारे शहर और ग्रामीण अध्यक्षों के नेतृत्व में। इस बैठक का मकसद है कि आने वाला 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और रायपुर के साइंस कॉलेज में किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि इस सरकार में 1.5 साल की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। किसानों के लिए खाद बीज नहीं है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, संविधान लगातार खतरे में है। इस तरह से सभी मोर्चों में सरकार फेल हो चुकी है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को और छत्तीसगढ़ जनता को संबोधित करेंगे और सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बहाने रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग राजनांदगांव जिला मुख्यालय में बैठक हुई और आज की इस बैठक में सबको ऑलरेडी तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं फीडबैक लेने आया था। कम से कम यहाँ इस राजनांदगांव जिले से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान और जवान यूथ यहाँ से शामिल होने के लिए हमारे 7 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। रेत कांड में जो गोली चली उसमें आपने अल्टीमेटम दिया? बिल्कुल रेत कांड की घटनाओं को लेकर
हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था 8 तारीख को। उसके बाद और कुछ अपराधियों को, आरोपियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। मेरे ख्याल से एक अभी बाकी है, तो उसको हम लोगों ने अध्यक्ष जी को निर्देशित किया है कि संबंधित थाने से बात कर ले। और थाना अभी हमारे पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था, तो उन्होंने फरारी घोषित कर इनाम भी घोषित किए हैं और जल्द कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी वो हम लोग के अभी संज्ञान में है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 7 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। 7 तारीख के बाद निश्चित रूप से इसे भी संज्ञान में लेंगे। देखिए, ये सब मुद्दा हमारे उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है, अवैध शराब चरम पर है, राजनांदगांव तो नकली शराब का अड्डा बन चुका है और अवैध रेत उत्खनन चरम पर है। मतलब सरकार में कोई भी चीज का नियंत्रण नहीं है। यहाँ अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। सरकार उनको संरक्षण दे रही है। इसी वजह से ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़ी सभा होने जा रही है, ऐतिहासिक जनसभा रहेगा, जहां हम प्रदेश की जनता तक, जन जन तक सरकार की नाकामियों को लेकर पहुंचाएंगे। राजनांदगांव में भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने शहरवासियों की हालत बदतर कर दी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा। शहर में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिजली कभी भी बंद हो जाती है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बिजली दर जो बढ़ी है वो प्रत्येक वर्ष में विद्युत नियामक आयोग है, वो निश्चित करता है कि दर किस मात्रा में कैसे बढ़ना चाहिए। समय के साथ में बिजली जनरेशन में कोयले का भाव बढ़ जाता है और भी चीजों का हो जाता है, इसलिए नियामक आयोग उसके लिए बाकायदा जनसुनवाई करता है। समस्त इंडस्ट्री वालों का, किसानों का, सभी लोगों को जनसुनवाई के लिए बुलाया जाता है और एक सहमति से होकर नियामक आयोग बिजली दर की वृद्धि को मंजूरी देता है, जिसे हम अपने CSPDCL में अडॉप्ट करते हैं। वर्तमान में बिजली बंद होने की कोई समस्या नहीं है। ये मानसून के पूर्व हमने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर लिया है और रूटीन में जो 25-30 कंप्लेन आती है वो तो स्वाभाविक है। नॉर्मल मौसम में भी इतनी कंप्लेन आना जरूरी है कि कभी व्यक्तिगत किसी की कंप्लेन रहती है, कुछ ये रहती है, क्योंकि कंज्यूमर भी काफी बढ़ गए हैं। राजनांदगांव शहर में 60,000 कंज्यूमर हो गए, तो 25-30 कंप्लेन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, आंधी तूफान वगैरह में थोड़ी सी कंप्लेन बढ़ जाती है। वर्तमान में थोड़ी सी मैन पावर की समस्या है, इसलिए हमने प्रशासन से निवेदन किया था और उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहज स्वीकार करके एक नए जोन की घोषणा किया है पटरी पार के लिए। बहुत जल्द ये ऑफिस शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ जो मेन पावर की समस्या वो भी दूर हो जाएगी और लोगों को सुचारू बिजली मिलेगी, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में जो बिजली की हर चीज, कोयला यहाँ हर चीज की सुविधा है। आज आम जनता इतना परेशान है, त्रस्त है। हर घर में देखो, जिसके यहाँ 1 किलोवाट है उसको बिजली बिल आप देखोगे 20-20 हजार, 25-25 हजार। और ये तो आम जनताओं का समस्या है। ये सरकार इतना निकम्मी सरकार है ये कि जब भी जिस जगह में जिस प्रदेश में है ये बिजली दरों को, आज पूरा प्रदेश में हम लोग यही बिजली दरों को कम करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और रोड पे उतरे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन को जागना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है आम आदमी पार्टी का। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आम जनताओं को सुविधा मिले और ये जो बिजली के जो दरें जो बढ़ाई गई है उसको तुरंत तत्काल एक्शन लेके छत्तीसगढ़ शासन जो साय जी बैठे हुए हैं वो वापस ले। बिजली बंद होने की बिजली समस्या बंद है। हमारे यहाँ बिजली 2-2, 3-3 घंटे चले जाते हैं। यहाँ के जो भी नंबर दिए रहते हैं ऑफिस के, उन्होंने फोन ही तक नहीं उठाते। ये तो आम जनता और भी लोग जो है बेचारे कितने तरसते हैं, आप क्यों पे हो, वो कान पक जाता है। बाकी यहाँ का फोन रिसीव ये लोग करते नहीं। और हम चाहते हैं कि बिजली के तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजापुर जिले के पेदाकोरमा में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। घटना पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सली हिंसा पर कड़ी नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों की ऐसी कायराना हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मानसून के दौरान भी एंट्री जो है वो नक्सल ऑपरेशन बिना किसी विराम के जारी रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति के तहत 31 मार्च 2026 तक माओवाद का पूरी तरह से सफाया करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे जैसे ये डेडलाइन नजदीक आ रही है, नक्सली बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। युवक हो जाने देते, बच्चा था जिसकी हत्या की है भाई, बच्चा था। एकदम सारे ही दरवाजे बंद करने वाली बात है ये। कहीं कोई, जब ये सूचना ऊपर तक पहुंची थी, लोग कितने विहल हुए थे। मतलब लोगों के 13 साल के बच्चे को आप गला रेत कर मारेंगे माता पिता के सामने। ये कहाँ की मानवता है? कौन सा आंदोलन है? क्या परिवर्तन चाहते हैं समाज में? ये नहीं है संभव, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।